हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टॉपर। मैं हूं भावेश कृपलानी, आपका फिजिक्स फैकल्टी, और ये आपका सेकंड सेशन है इस कोर्स का। राइट तो फर्स्ट सेशन में आई होप आपको काफी मजा आया, आपने काफी कुछ सीखा, और आई होप आपने वो सारा रिवाइज कर लिया है। अगर रिवाइज नहीं किया तो आज रात तक रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज कॉन्सेप्ट्स इमीडिएटली, है ना। अगर अभी तुमने प्रैक्टिस नहीं की, जो भी पढ़ा है सब भूल जाओगे। राइट तो चलो लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम सेकंड लेक्चर में सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। राइट तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक डायपोल्स। तो डायपोल क्या होता है सबको पता है, पर फिर भी एक छोटा सा रिवीजन। डायपोल जो नाम है, अगर तुम देखो तो उसमें दो टुकड़े कर सकते हो, डाई एंड पोल। तो डाई मतलब होता है टू, पोल मतलब होता है एंड। तो डायपोल वो है जिसके दो अलग अलग एंड्स होते हैं। हमारे केस में इलेक्ट्रिक डायपोल में एक तरफ नेगेटिव क्यू चार्ज है, दूसरी तरफ पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ओके देन अब इस डायपोल का एक मैग्नीट्यूड हमें निकालना, तो क्या होगा, वो डायपोल मोमेंट बोला जाता है उसे। राइट तो डायपोल मोमेंट हमें कैसे मिलेगा, चार्ज और ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो। ऑलराइट यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। और ओके और क्यू और डी को मल्टीप्लाई करें तो हमें डायपोल मोमेंट मिल जाता है। लेकिन डायपोल मोमेंट एक वेक्टर है, उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाओ तो तुम्हें वेक्टर मिलेगा। तो मैं डायपोल मोमेंट को डायरेक्टली लिख सकता हूं पी वेक्टर इक्वल टू क्यू टाइम्स डी वेक्टर। ये तुम्हारा डी वेक्टर हो गया, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है, राइट। डायपोल मोमेंट का यूनिट, तो डायपोल मोमेंट क्या है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो उसका यूनिट होगा कूलम मीटर, ये ऐसा यूनिट है। देन अगर हम देखें, डिबाई इज द सीजीएस यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, और वन डिबाई की वैल्यू होती है 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। अब ये जो यूनिट डिबाई है, ये फिजिक्स में तो रेयरली कभी यूज होता है, बट तुम लोगों ने शायद केमिस्ट्री में इसको बहुत सुना होगा। राइट केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली ये यूनिट यूज होता है, क्योंकि हम डायपोल्स जनरली ऑब्जर्व करते हैं मॉलिक्यूल्स में, उनका डायपोल मोमेंट बहुत कम होता है, तो इसलिए हम डिबाई में उनके डायपोल मोमेंट को लिखना प्रेफर करते हैं। ऑलराइट तो जैसा कि मैंने बोला, डायपोल्स जो होते हैं जनरली हम उनको मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे तुम्हारा ये H2O मॉलिक्यूल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे तुम्हारा -2 क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, तो ये एक डायपोल बन गया। राइट तो डायपोल जनरली हम क्योंकि मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए डायपोल्स एक्चुअली हमेशा बहुत छोटे होते हैं। ऑलराइट हम जब भी डायपोल के प्रॉब्लम करेंगे, हम हमेशा ये बोलेंगे कि डायपोल इज वेरी स्मॉल, अज्यूम दैट। राइट इसके अलावा डायपोल और कहां देखा है, तो याद होगा मैंने बताया था कि अगर मैं प्लास्टिक की रॉड ले लूं, उसको अपने बालों से रब करूं और उसको मैं पेपर पीसेस के पास ले जाऊं, तो पेपर पीस अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो पेपर पीस है वो एक्सटर्नल चार्ज के प्रेजेंस में खुद एक डायपोल बन गया। उस पेपर के सारे मॉलिक्यूल्स, उनका नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गया, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड, तो पेपर खुद पूरा एक डायपोल बन गया है। ओके तो ये एक और एग्जांपल था जहां पे हम डायपोल्स ऑब्जर्व करते हैं। ऑलराइट तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां पे हमारे पास दो डायपोल्स गिवन है, डायपोल ए बी एंड डायपोल सी डी। दोनों का डायपोल मोमेंट सेम, बोथ हैव गॉट सेम डायपोल मोमेंट। राइट दे आर केप्ट एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब ये तुम्हारा पहला डायपोल है ए बी, ये दूसरा डायपोल है सी डी, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, और दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है। तो हमें रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालना है। याद रखो डायपोल एक वेक्टर है, तो हम उसमें वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, सोचो बताओ जल्दी, आसान सा क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो, या फिर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा लो, वो भी चलेगा। दोनों का डायपोल मोमेंट पी ले लो फास्ट। चलो मैं बताऊं बच्चों, लेट्स सी। इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं, वन बाय वन हम दोनों तरीकों को समझते हैं। तो तुम्हारा पहला डायपोल मोमेंट है
ठीक है, P, और ये दूसरा डायपोल मोमेंट है, ये इसका भी मैग्नीट्यूड P है, दोनों का मैग्नीट्यूड P है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 120, राइट। यहां लिख देता हूं मैं 120। अब मैं यहां पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूं, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट डायपोल, ठीक है, पी नेट। तो मुझे पी नेट की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। तो यहां पे ना तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो ज्योमेट्री लगा लो या तो सीधे वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा लो। तो पहले मैं ज्योमेट्री से सॉल्व करके बताता हूं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम एक्चुअली एक रोम्बस है क्या, क्यों, ये ये P है, ये भी P है, ये भी P, ये भी P, चारों साइड्स इक्वल हैं। चारों साइड्स इक्वल मतलब ये एक रोम्बस बन गया, और ये है उस रोम्बस का डायगोनल। तो डायगोनल रोम्बस के केस में क्या करता है, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑलराइट, देन अब जरा यहां पे देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये एक और लाइन जो उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्या, दैट मींस मैं इसको 120 डिग्री बोल दूं, ओके। अब क्योंकि ये 120 है तो ये कितना होना चाहिए, ये तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब जरा सोचो, ये ट्राइंगल में दो एंगल 60 हैं, तो तीसरा एंगल भी कितना होगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री। तो तुम्हारा ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, एंड दैट मींस व्हाट, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो ये पी नेट और ये पी दोनों का इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड, तो हमें पी नेट इक्वल टू पी मिल जाएगा, खत्म कहानी, है ना, आसान है। चलो दूसरे मेथड से करते हैं, वेक्टर एडिशन फॉर्मूला। तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस 2p1p2 cos 120 डिग्री। P1 P2 की जगह तुम P रखोगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, और cos 120 कितना होता है -1/2, वैल्यूज रखो तुमको सेम आंसर मिलेगा, ओके। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी P, ऑलराइट। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं डायपोल पे। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक डायपोल्स है, दे आर प्लेस्ड नियर ईच अदर एज शोन। तो तुम्हारा ये पहला डायपोल, ये दूसरा डायपोल, दोनों ही सेम एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो हमें निकालना है कि भाई उनके बीच में फोर्स कैसी होगी, क्या वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, या फिर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो ऑब्वियसली नहीं होगा, कुछ तो फोर्स लगेगी, या तो फोर्स लगेगी या तो नहीं लगेगी। तो एबीसी में से कोई एक मार्क करना है, सोचो क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो। एक ट्रिक बताऊं, डायपोल को एक बार मैग्नेट की तरह समझ के सॉल्व करो। तो ये तुम्हारा मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, ये भी तुम्हारा मैग्नेट है साउथ नॉर्थ। अब बताओ क्या होगा। तो अब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के पास में है, तो क्या करते हैं, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो डायपोल्स भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर है। तो अब तुम पूछोगे सर ये तो हमने मैग्नेट मान के सॉल्व किया, पर अगर चार्ज की टर्म्स में इसको समझना हो कि अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं तो वो कैसे बताऊं, तो उसको भी कर सकते हैं हम। देखो ये तुम्हारा पहला डायपोल है P1, ये दूसरा डायपोल है P2। अब ये दोनों इस तरह से रखे हुए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव इसका और नेगेटिव इसका दोनों पास में है क्या, तो ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जितना इन दोनों में रिपल्शन कम होगा, इन दोनों में रिपल्शन कम होगा, लेकिन इन दोनों का अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि पास में है। तो सिंपल डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, खत्म कहानी, राइट। चलो लेट्स कंटिन्यू। अभी अभी तक हमने देखा कि दो चार्जेस मिलके एक डायपोल बनाते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम साइन अपोजिट। लेकिन अगर मेरे पास दो से ज्यादा चार्ज हो गए तो क्या करें, तो वहां पे तुम ये मेथड यूज कर सकते हो। देखो डायपोल एक वेक्टर है, वेक्टर के पास x कंपोनेंट होता है,
y कंपोनेंट होता है ना। तो अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस सपोज करो, यहाँ पे चार्ज Q1 है, Q2, Q3, ओके। इन तीनों के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो मुझे बस ये फॉर्मूला यूज करना है कि x कंपोनेंट ऑफ डायपोल px कितना होगा, q1 x1 प्लस q2 x2 प्लस q3 x3। सिमिलरली y कंपोनेंट मुझे ये मिल जाएगा, फिर तुम्हारा नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, px i कैप प्लस py j कैप, ओके। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको नोट करना है वो ये है कि जो चार्ज का साइन है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब सपोज को तुम्हारा Q1 इक्वल टू -2 कुलम्स है, तो तुम्हें यहां पे Q1 की जगह -2 कुलम ही रखना होगा, साइन इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, चलो बढ़िया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। यहां पे तुम्हारे पास तीन पार्टिकल्स हैं, Q, Q और -2Q। दे आर केप्ट ऑन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड L के बराबर है, राइट। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा। तो या तो तुम ये पिछला वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो फिर एक और तरीका है, सोचो उसमें क्या करेंगे। फिर मैं दोनों मेथड बताऊंगा, तुम कोई भी एक मेथड यूज करके सॉल्व करो, आंसर डिसाइड करो क्या आएगा। चलो अब मैं ट्राई करता हूं इसको। तो मेरे पास तीन चार्जेस हैं, Q, Q और -2Q, करेक्ट। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखे हुए हैं। तो ये तुम्हारी y एक्सिस मान लो और ये तुम्हारी x एक्सिस मान लो, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ओरिजिन पर रखा हुआ है क्या, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। इसको देखो, ये L डिस्टेंस दूर है x एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सॉरी, L,0 है ना। अब बचा तीसरा चार्ज, उसके कोऑर्डिनेट्स सोचो क्या होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये 60 डिग्री एंगल है, तो मुझे ये हाइट निकालना है, ये बेस निकालना है। अब ये ट्राइंगल की जो साइड है वो L के बराबर है, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, तो ये हाइट कितनी होगी, L sin 60 डिग्री होगी, यानी कि L√3/2। और ये बेस कितना होगा, L cos 60, यानी कि L/2। तो इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, इसका x कोऑर्डिनेट होगा L/2, y कोऑर्डिनेट होगा L√3/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं L/2 कॉमा L√3/2, है ना। ये तुम्हारा पहला तरीका है सॉल्व करने का, जहां पे मैं कोऑर्डिनेट्स यूज करके सॉल्व करूंगा डायपोल मोमेंट को। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट px। तो px क्या होगा तुम्हारा, q1 x1। तो q1 q है, x1 0, यहां पे लिख देता हूं 0। q2 अगेन q और x2 l है, तो यहां पे लिख दूं ql। फिर q3 क्या है, -2q, और x3 क्या है, L/2। तो लिखूंगा यहाँ पे -2q इंटू L/2। तो ये मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, कैलकुलेट करो। यस, 0 आएगा यहाँ पे, है ना। px जो है 0 हो गया, मतलब डायपोल का x कंपोनेंट 0 हो गया। तो ये डायपोल सिर्फ y एक्सिस में रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके। चलो गुड। अब हम py निकालते हैं। py आसान है इनफैक्ट। q1 y1, y1 तो 0 है, q2 y2, y2 भी 0 है, फिर q3 y3। तो मैं यहां पे लिखूंगा -2q L√3/2। मुझे यहां से क्या मिल रहा है, -QL√3। तो मैं लिख सकता हूं नेट डायपोल मोमेंट मेरा कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा मेरा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, तो ये मुझे मिलेगा माइनस क्यू एल रूट थ्री जे कैप। मेरा डायपोल नेगेटिव वाई डायरेक्शन में रहेगा, जो कि ऑब्वियसली डायग्राम देख के समझ में आता है कि भाई ऊपर नेगेटिव चार्ज है नीचे पॉजिटिव, तो डायपोल डाउनवर्ड्स होना चाहिए, है ना। और इसको मेथड 2 से सॉल्व करते हैं, जो कि इस पार्टिकुलर केस में थोड़ा आसान है, पर इन सम सिचुएशंस मेथड 1 भी आसान हो सकता है। कहीं पे मेथड 2 काम आता है, कहीं पे मेथड 1 काम आता है, लेकिन दोनों पता होने चाहिए क्या करना है। ओके, तो लेट्स सी। तो जरा इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे माइनस 2 क्यू चार्ज है क्या, मैं इस पार्टिकल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, ये माइनस क्यू हुआ, ये भी माइनस क्यू हुआ। मैंने माइनस 2 क्यू को दो अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया है। फिर यहां पे मेरे पास प्लस क्यू है, यहां पे मेरे पास प्लस क्यू है। ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट राइट। तो अब जरा देखो, ये दोनों मिलके मेरा पहला डायपोल मोमेंट बनाएंगे P1। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी दी हुई है मुझे, L के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं P1 इक्वल टू क्यू एल। ओके, फिर ये दोनों मिलके बनाएंगे P2, और ऑब्वियसली P2 भी तुम्हारा हो जाएगा QL, तो P1 P2 इक्वल है। अब क्योंकि ये पूरा एंगल 60 है, तो उसका आधा यहां पे 30 होगा, यहां पे 30 होगा, है ना। अब जरा देखो, इन दोनों डायपोल्स का x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है, दोनों डायपोल्स इक्वल है, तो x कंपोनेंट तुम्हारा कट गया। y कंपोनेंट हमको ऐड करना है, तो y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो ये होगा तुम्हारा P1 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा P2 cos 30 डिग्री। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, P1 cos 30 प्लस P2 cos 30, तो हिसाब लगा लो, cos 30 रूट 3/2 है, तो मुझे यहां से मिल जाएगा QL रूट 3, ये नेट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन क्या, तो ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो दोनों का रिजल्टेंट भी नीचे पॉइंट करेगा माइनस वाई एक्सिस में। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, कितना होगा माइनस क्यू एल रूट थ्री जी कैप, सिंपल। ओके, क्लियर हुआ बच्चों, ऑलराइट, आसान है। ओ मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, दिस इज मेथड 2, है ना। चलो लेट्स कंटिन्यू। अब आता है डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली दिस इज अबाउट डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें डायपोल का बिहेवियर कैसा होगा वो हमें देखना है। तो सबको पता ही है वैसे तो क्या होता है इसमें, पर एक रिवीजन जरूरी है हर चीज का, है ना। तो डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होगा उस केस में, तो लेट्स से तुम्हारा ये डायपोल मोमेंट है P, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये एंगल है थीटा इनके बीच में। ओके, तो जरा समझो पहले तो क्या हो रहा है इधर पे। तो मैं डायपोल को नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं, है ना। अब जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव चार्ज पे वो फोर्स राइट में लगाएगी क्या, करेक्ट। नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, फोर्स जो है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो मैं यहां पे एक और वेक्टर बना देता हूं QE। अब जरा देखो, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट पॉइंट, नेट फोर्स जो तुम्हारा होगा वो 0 हो जाएगा, ऑलराइट। अब आगे समझो, सपोज करो तुम्हारा जो डायपोल के बीच का डिस्टेंस d है, और ये एंगल थीटा होगा, है ना। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हाइट मुझे कितनी मिलेगी, d साइन थीटा मिलेगी, राइट, द हाइट विल बी d साइन थीटा। तो ये दोनों फोर्स मिलके टॉर्क कपल की तरह एक्ट कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, जैसे मैं ये पेन ले लो, इस पेन को मैं ऐसे डायपोल के जैसा रखता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस पेन पे जैसे यहां पे तो फोर्स लग रहा है, मैं भी ऐसे फोर्स लगाने लगूं, है ना। यहां पे फोर्स राइट में लग रहा है, तो मैं भी यहां ऊपर में फोर्स राइट में लगाऊं, है ना। मैं ऊपर में फोर्स राइट में लगाऊं तो क्या होगा,
मेरा जो पेन है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो तुम्हारा जो डायपोल है वो भी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगी टॉर्क विच इज क्लॉकवाइज। तो मुझे यहाँ पे मिलेगी टॉर्क, और टॉर्क कितनी होगी तुम्हारा क्यू ई इंटू ये हाइट डी साइन थीटा। ओके, अब जरा देखो, Q इंटू डी मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलता है मुझे, डायपोल मोमेंट मिलता है क्या। सो दिस इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये बन गई मेरी टॉर्क फॉर डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टॉर्क है वो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो दैट वी कैन राइट डाउन ओवर हियर, डायपोल रोटेट्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब मैं इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, तो टाउ वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा P क्रॉस ई वेक्टर। राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर तुम्हारे P के अलोंग रखो, मिडिल फिंगर तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखो, तो तुम्हें वो थंब जो देगा वो टॉर्क का डायरेक्शन देगा। ओके, देन फाइनली जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो इसका बस फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है। तो पोटेंशियल तुम्हारे डायपोल की कितनी होती है, माइनस पीई कॉस थीटा। राइट, डायपोल मोमेंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पीई कॉस थीटा। और उसको मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्लियर है बच्चों, चलो गुड। ओके, अब हम, ये तो क्या हमारा डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी हमने टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी देख ली। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है विथ डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, दिस इज कूलम मीटर। ओके, इट इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क। तो सबसे पहले तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा, अभी जैसे बताया टॉर्क कितना होता है, माइनस पीई साइन थीटा। ट्राई करो, कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, फटाफट कैलकुलेट करो। स्पीड बढ़ानी है सबको अपने कैलकुलेशन की, तभी एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। अभी से क्वेश्चन सॉल्व करो, पेन नोटबुक उठाओ, ऐसे ही मत बैठो, स्पीड बढ़ाओ अपनी स्पीड। आसान है बहुत क्वेश्चन बच्चों, चलो मेरी बारी। तो हमारे पास डायपोल मोमेंट कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻⁹। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दी गई है 5 इंटू 10⁻⁴, है ना, और ये 30 डिग्रीज एंगल है यहाँ पे, तो दैट्स इट, टॉर्क निकालना आसान है। तो टॉर्क कितना होगा तुम्हारा, पीई साइन थीटा। तो 4 इंटू 10⁻⁹, 5 इंटू 10⁻⁴, और साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2। तो कितना मिल रहा है मुझे ये मुझे मिलेगा 5 इंटू 2 10, तो 10 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁴, तो कितना आ रहा है, -9 + 1 -8, तो 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। आई होप सबको ये यूनिट याद है, टॉर्क का न्यूटन मीटर होता है ना, याद नहीं तो निकालना आसान है। करेक्ट, तो ये होगी तुम्हारी टॉर्क। अब क्या पूछा है इन्होंने कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क। तो देखो तुम्हारी टॉर्क क्या है, पीई साइन थीटा, है ना। तो टॉर्क तुम्हारी क्या है, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। और टॉर्क तुम्हारी मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, जो कि 90 डिग्री पे होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हम 1 कर देंगे, तो पीई साइन 90 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू सिंपली पीई। तो उसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तुमको आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, दैट्स इट। ओके, चलो वेरी गुड। तो इधर तुम्हारे कुछ बेसिक्स ऑफ द डायपोल।
अब हम डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले डायपोल के हमें एक्सेस पे ऑब्जर्व करना है। राइट, डायपोल के एक्सेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी वो हम देखेंगे। एक्सेस ऑफ डायपोल, तो ये मेरा डायपोल है, बहुत छोटा सा रहता है, करेक्ट। और ये हो गई उसकी एक्सेस, दिख नहीं रही है, दूसरा रंग उठाते हैं। ये हो गई एक्सेस ऑफ डायपोल। राइट, तो डायपोल की एक्सेस पे यहां से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैसे मिलेगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, मुझे ई निकालना है। तो इसका ना एक सिंपल सा ट्रिक याद रख लो बस। सबसे पहले ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो ये सेम फॉर्मूला यहां पे भी लगाओ, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। तो के क्यू की जगह लिख दो पी, और यहां पे आर स्क्वायर है तो डिवाइड बाय कर दो आर क्यूब, लेकिन एक फैक्टर लगाना है 2, सिंपल, इतना सा लगाना है, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फिर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल ऑफ चार्ज कितना होता है, के क्यू बाय आर होता है। तो डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना मिलेगा यहां पे मुझे, क्यू की जगह लग दो पी डिवाइडेड बाय, यहां पे आर है, पावर बढ़ा दो, आर स्क्वायर, खत्म। जो यहां पे फॉर्मूला है यहां पे पावर बढ़ा के लिख दो और क्यू की जगह पी लिख दो, बस एक एक्स्ट्रा 2 यहां पे आता है, वो तुमको याद रखना होगा। ठीक है, तो हो गई तुम्हारी एक्सेस ऑफ डायपोल, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मिल गया। ठीक है, डायपोल पी। अब हम बात करें फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। अरे, तो इक्वेटर, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल, तो अगेन सबसे पहले डायपोल ड्रॉ करता हूं यहां पे, ये मेरा हो गया डायपोल, है ना। देन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वही कहलाता है तुम्हारा इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल। तो अब एक चीज याद रखो, यहां पे तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो डायपोल के हमेशा अपोजिट होती है। डायपोल राइट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगी। ठीक है, अब ये तुम्हारा कितना होगा, ये सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, है ना। ये फॉर्मूला है, क्यू की जगह पी लिख दो और डिनोमिनेटर में पावर बढ़ा दो, तो के पी बाय आर क्यू, खत्म। यहां पे कोई और 2 3 4 कुछ भी नहीं लगेगा। एक्सिस पे ये फॉर्मूला है, इक्वेटर पे ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट्स इट, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। देन हम बात करें पोटेंशियल की। अब यहां पे सोचो, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू बाय आर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, प्लस के क्यू बाय आर। तो प्लस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर एडिशन क्या देगा, 0। तो इक्वेटर पे पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, याद रखना। सॉरी तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करने लायक क्या है, ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, राइट। इस लाइन के साथ एक परपेंडिकुलर से प्लेन खींचो स्क्रीन के परपेंडिकुलर, तो वो पूरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन जो तुम्हारा होता है इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, विथ v इक्वल टू 0। यहां पे हर जगह पोटेंशियल तुम्हारा 0 रहेगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया ऑल द वे अप टू इंफिनिटी। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, इतना बेसिक पॉइंट्स याद रखो। अब आते हैं हम
एक क्वेश्चन पे। तो find the potential due to a short dipole of dipole moment 4.5 into 10 power minus 10 at a distance 1 meter from it on the axis and on the perpendicular bisector। अभी फॉर्मूला बताया, सॉल्व करो, आसान है। एक्सिस पे पोटेंशियल होता है kp बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एक्सिस पे तुम्हारा पोटेंशियल होता है kp बाय आर स्क्वायर और इक्वेटर पे पोटेंशियल होता है 0। क्या करेंगे फिर? आसान है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये डायपोल है ना। डायपोल मोमेंट कितना दिया इसका? 4.5 10 पावर माइनस 10। ओके, तो एक्सेस पे पोटेंशियल कितना आएगा? kp बाय आर स्क्वायर। k कितना होता है? 9 इंटू 10 पावर 9। p कितना है? 4.5 10 पावर माइनस 10। आर स्क्वायर कितना है? r1 दिया हुआ है। ओके, तो इसको सॉल्व करो, कितना मिलेगा हमें? दिस विल बी इक्वल टू 81/2 यानी कि 40.5 into 10 power minus 1, so this is 4.05 वोल्ट। ओके, ये तुम्हारा हो गया डायपोल मोमेंट का पोटेंशियल ऑन दी एक्सिस। अब इन्होंने पूछा है इक्वेटर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो यहां पे तो पोटेंशियल 0 होगा, है ना, खत्म, कुछ करना ही नहीं है कि ज्यादा। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम रैंडम पॉइंट अगर दिया तो क्या करें। मतलब डायपोल के हमने एक्सिस पे देखा, इक्वेटर पे देखा, कोई और पॉइंट पे मैं फील्ड और पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, तो उसका भी तरीका है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। रैंडम पॉइंट पे मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा डायपोल है, मैं थोड़ा बड़ा डायपोल बना रहा हूं, पी, करेक्ट। यहां से आर डिस्टेंस दूर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पोटेंशियल निकालना है। ये जो एंगल है मुझे यहां पे थीटा गिवन है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायपोल क्या है? एक वेक्टर, है ना। तो हम वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो मैं यहां पे एक्सेस के अलोंग एक कंपोनेंट निकालूंगा, तो वो कंपोनेंट कितना होगा तुम्हारा? ये तुम्हारा कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा। ये वेक्टर P है, तो थीटा के बगल वाला कंपोनेंट कितना होता है? कॉस कंपोनेंट, P कॉस थीटा। फिर मैं एक दूसरा कंपोनेंट बनाता हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा P साइन थीटा। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये जो लाइन है तुम्हारी P कॉस थीटा के लिए, ये लाइन बन गई एक्सिस। P साइन थीटा के लिए ये लाइन बन गई क्या? इक्वेटर, है ना। ये लाइन तुम्हारी P साइन थीटा के लिए इक्वेटर है। तो इन दोनों की वजह से मैं इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और पोटेंशियल निकालूंगा। तो समझो ध्यान से। तो सबसे पहले P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? E1 तुम्हारा होगा, फॉर्मूला क्या है? 2k p बाय आर क्यूब। तो यहां पे हो जाएगा 2k p cos थीटा बाय आर क्यूब, क्योंकि मैं P cos थीटा की वजह से उसके एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो मैंने एक्सेस का फॉर्मूला लगाया। सिमिलरली P साइन थीटा की वजह से मुझे इक्वेटर पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी वेक्टर के डायपोल मोमेंट के अपोजिट बनेगी। तो तुम्हारा E2 कितना होगा? के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, राइट।
और तुम्हारा ये एंगल यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। तो इन दोनों फील्ड का मैं अब रिजल्टेंट निकाल के मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। सिंपल है ना। तो अब तुमको ये क्वेश्चन जनरली बहुत कम आते हैं वैसे तो एग्जाम में, बट बाई चांस आया तो पता है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वर्टिकल हो रही है, ठीक है, तो पूछेंगे थीटा बताओ कितना है। एक मिनट ना, राइट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी यहाँ पे वर्टिकल हो रही, पूछेंगे थीटा निकालो, तो सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक्स कंपोनेंट और ये एक्स कंपोनेंट दोनों कैंसिल आउट करने हैं। ओके, तुम्हारा ये एंगल थीटा रहेगा, ये एंगल थीटा रहेगा। तो मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, डोंट वरी। ई नेट इज वर्टिकल इफ E1 का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, E1 cos थीटा, है ना, और E2 का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, E2 sin थीटा। तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्शन करके जीरो कर दूं तो तुम्हारी नेट फील्ड जो है वो वर्टिकल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब बात करें हम पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा पहले मैं देखूंगा। P cos थीटा की वजह से उसके एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है V1 इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। फिर P sin थीटा की वजह से कितना होगा, तो ये जो तुम्हारा P sin थीटा के लिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो तुम्हारा नेट पोटेंशियल कितना बन जाएगा, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, खत्म। तो इस डायपोल की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर है, सिर्फ ये कंपोनेंट जो है वो पोटेंशियल क्रिएट करेगा, राइट। चलो गुड। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक जो भी मैंने डायपोल का पढ़ा है वो बहुत कुछ ना बच्चों को मतलब प्रैक्टिस उस पर कर लेते हैं तो वो टॉपिक स्ट्रांग होते हैं, पर ये पार्टिकुलर टॉपिक जो है इसमें थोड़ा सा काफी लोग मिस कर जाते हैं कि हो क्या रहा है। समझो ध्यान से। पहली बात तो क्या, मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल वो सब भूल जाओ, सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। E1 E2 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे तुम्हारी फोर्स राइट में लगेगी QE1, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लेफ्ट में लगेगी QE2। तो क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल नहीं है तो इनका सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, डायपोल पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता, और वो फोर्स लेकिन मैं निकालूं कैसे, वो क्वेश्चन है, तो समझो ध्यान से। ठीक है, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E, ओके, देन मैं यहां पे एक डायपोल रख देता हूं, ये उसका नेगेटिव चार्ज, ये उसका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पहली बात तो क्या है, डायपोल होते हैं बहुत छोटे, है ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं dx बोल दूं क्या, स्मॉल डिस्टेंस dx, है ना। फिर यहां पे नेगेटिव चार्ज के पास लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी E है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कितनी होगी, E प्लस डी कर दूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी सपोज करो इंक्रीज हो गई, है ना, तो E प्लस डी हो गई। अब पॉजिटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी, Q टाइम्स E प्लस डी, है ना। नेगेटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी, पीछे की तरफ लगाएगी QE, सिंपल, करेक्ट। तो अब जरा इसका मैं नेट फोर्स निकालता हूं, तो मुझे नेट फोर्स कितना मिलेगा, Q E प्लस डी माइनस QE कर दें, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, Q डी, ओके। इसको अब मैं लिख सकता हूं Q डी टाइम्स dx बाय dx, और
थोड़ा फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं। देखो dx बाई डी तो कट के 1 हो गया, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ऑलराइट, q dx में एक साथ कर दूं और de बाई डी में अगेन अलग से लिख दूं। करेक्ट, इसको मैं यहां पे इसके साथ मर्ज कर दिया, तो q इंटू डी क्या होगा, q चार्ज हो गया, dx हो गया इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये बन गया मेरा डायपोल मोमेंट। तो फोर्स तुम्हारा हो जाएगा p de बाई डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये बच्चों, ठीक है, याद रखना इसको। चलो, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, हमारे पास दो इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं, ठीक है, टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल्स प्लेस्ड ऑन द सेम एक्सिस एट अ डिस्टेंस r। तो ये तुम्हारा पहला डायपोल p1 है, ये दूसरा डायपोल p2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो मुझे निकालना है कि उनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स रेडियस पे कैसे, सॉरी ये r पे कैसे डिपेंड कर रहा है। सोचो क्या करेंगे, मैं हिंट देता हूं थोड़ी देर बाद, सोचो ज्यादा, लेकिन तुम लोग सोचो पहले। देखो, सबसे पहले तो P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कितनी होगी, 2k P1 बाय आर क्यूब, उसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि यहां मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना है। तो P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करो, फिर उसमें P2 मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, आ गया आंसर। ट्राई करो। 2k P1 बाय आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचो। तुम लोग सोचो, तब तक मैं वापस डायग्राम बनाता हूं यहां पे। ये हो तुम्हारे P1 P2। अब P1 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितनी है, 2k P1 बाय आर क्यूब, और P2 पे वो फोर्स कितना लगाएगी, तो फोर्स ऑन P2 ड्यू टू E1 कितना होगा, वो होगा तुम्हारा P2 टाइम्स dE1 बाय डी आर। यहां पे R क्या है, ये डिस्टेंस तुम्हारा R है ना। तो देखते हैं इसको क्या होगा हमारा, तो ये तुम्हारा P2 टाइम्स E1 की जगह मैं ये रखूं तो क्या मिलेगा, 2k P1 डी बाई डी आर ऑफ R पावर -3। R पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ये होगा तुम्हारा 2k P1 P2 और -3 R पावर -4। ये आ गई तुम्हारी फोर्स, है ना। तो यहां पे अगर तुम देखो तो प्रोपोर्शनल टू R पावर -4 है, तो ऑप्शन डी हम मार्क करके आएंगे, ठीक है। आसान लग रहा है बहुत, क्योंकि ये आसान टॉपिक है। ओके, चलो इसमें एक चीज और जरा समझो, तो ये फोर्स है यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि P2 पे फोर्स बैकवर्ड लगेगी, है ना। P2 के फोर्स जो लगेगी वो बैकवर्ड लगेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर शो करता हूं, ये तुम्हारा फोर्स है वो पीछे लगेगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा, जो कि हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे दोनों डायपोल अट्रैक्ट कर रहे थे जब ऐसे रखे हुए थे, तो हमने मैथमेटिकली उसको प्रूव किया है, ठीक है। चलो अब हम जंप करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पे। डायपोल खत्म, डायपोल बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताने जो बता दिए, है ना। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, वही कॉन्सेप्ट लगा के सब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, ठीक है, काफी आसान टॉपिक है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझो क्या है। जब भी किसी सरफेस को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके क्रॉस करती है, तो सरफेस पे फ्लक्स क्रिएट होता है ना। कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको क्रॉस करनी चाहिए, ऐसे टेंजेंशियली टच करके निकल जाए तो उसमें कुछ फायदा नहीं है, राइट। समझो जरा,
तो ये तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं, फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का, तो ये तुम्हारा सरफेस है, सपोज करो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आगे क्या करें, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस निकालना है। तो इस केस में हो जाएगा ई कॉस थीटा, फिर ई कॉस थीटा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तैयार है मेरा फ्लक्स, है ना, आसान है। याद रखो बस एक सिंगल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए। जैसे ये तुम्हारा सरफेस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इसके परपेंडिकुलर देखनी है कितनी होगी। क्लियर है बच्चों? चलो, अब यहां पे एक साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा क्लोज सरफेस गिवन है, राइट, व्हाट डू मीन बाय क्लोज सरफेस बच्चों, जैसे मैंने ये हाथ को अपने से कवर कर लिया, तो ये क्लोज सरफेस पूरा क्रिएट हो गया है ना। तो इस क्लोज सरफेस में फ्लक्स निकालने के लिए कुछ हमें रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल्स क्या है तुम्हारे, तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि अगर फील्ड तुम्हारी आउटवर्ड्स आ रही है, बाहर आ रही है, फ्लक्स को पॉजिटिव ले लो। यहां जरा देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर निकल रही है, तो यहां पे हम फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे। फील्ड इज गोइंग इनवर्ड्स, फ्लक्स इज नेगेटिव, मतलब अगर फील्ड सरफेस के अंदर एंटर कर रही है तो हमें फ्लक्स नेगेटिव लेना है। जैसे ये पॉइंट हो गया, फील्ड यहां पे अंदर जा रही है, जस्ट एंटर कर रही है, ओके। देन अगर फील्ड टेंजेंशियल है तो उस केस में फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो जैसे सपोज को मैं यहां से फील्ड ऐसे निकालूं, तो इस पॉइंट पे ये फील्ड जस्ट सरफेस को टेंजेंशियली टच करके निकल जा रही है, तो वहां पे कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड टेंजेंशियल है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर उसका कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं है, ऑब्वियसली, है ना। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, फ्लक्स उस केस में जीरो हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे सरफेस के पैरेलल है, तो हमें फ्लक्स जो है वो जीरो मिल रहा है ना, फ्लक्स जीरो मिल रहा है। चलो, इसके बाद गॉस लॉ सबको पता है क्या होता है कि किसी क्लोज सरफेस का अगर फ्लक्स मुझे पता हो, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ओके, चलो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, सबको आता है ये क्वेश्चन, बट फिर भी रिवीजन, है ना। तो यू पॉइंट चार्ज पी क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, फाइंड द फ्लक्स थ्रू एनी फेस ऑफ द क्यूब। इस क्यूब के एक सिंगल फेस से फ्लक्स कितना होगा, जैसे मान लो मुझे इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, ये फेस के थ्रू फ्लक्स निकाल के बताओ बच्चों कितना होगा। सबको आता है, पता है, लेकिन फटाफट चलो आंसर करो इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो एग्जाम में आएंगे बीच बीच में, तो करना तो है आंसर, है ना। तो पूरे क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना है, पूरे क्यूब का टोटल फ्लक्स है 5, कितना होगा, उसके अंदर चार्ज कैपिटल क्यू है, तो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, खत्म। तो ये पूरे क्यूब का मेरे पास फ्लक्स आ चुका है ना। अब चार्ज तुम्हारा एग्जैक्टली सेंटर पे रखा हुआ है, तो बाय सिमेट्री चार्ज एट सेंटर, सो बाय सिमेट्री मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या लिख सकता हूं, ईच फेस हैज सेम फ्लक्स, लेट्स से उसको बोलते हैं हम 5 फेस, है ना। अब कितने फेस है हमारे पास, 6 सरफेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो 6 टाइम्स 5 फेस मेरा टोटल फ्लक्स 5 हो जाएगा, जो कि है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना आ गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, खत्म कहानी, है ना, आसान है। चलो, गुड। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहां पे हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब की साइड ए, और क्यूब जो है ओरिजिन से ए डिस्टेंस दूर रखा हुआ है, ऑलराइट। देन उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, ई, और उसका फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टू, करेक्ट। तो मुझे इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो पता करना है। सोचो पहले कैसे करेंगे, तो मैं हिंट देता हूं वन बाय वन।
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना गिवन है, ए, है ना। तो यहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो E1। फिर इसके लिए ये टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना होगा, 2 है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो E2। फिर फ्लक्स सोचो कैसे निकलेगा पूरे क्यूब का। चलो अब मेरी बारी बच्चों। तो जरा ध्यान से देखो, तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो सपोज को मुझे ये सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो कितना निकलेगा, क्या लगता है। तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल है, तो फ्लक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना। राइट। सिमिलरली जो फ्रंट में फेस है इसका फ्लक्स कितना आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भी पैरेलल है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। बॉटम वाले सरफेस का भी फ्लक्स 0 हो जाएगा, पीछे वाले सरफेस का भी फ्लक्स 0 हो जाएगा, है ना। तो ये चार फेस तो कोई काम के नहीं है। अब बच्चा लेफ्ट वाला फेस, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी एंटर कर रही है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी एंटर कर रही है E1। और दूसरा हुआ तुम्हारा राइट वाला फेस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी एग्जिट कर रही है E2। तो E1 E2 निकालिए, मेरा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फॉर्मूला क्या दिया है, E इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस B/2। तो E1 कितना होगा, ए x1 स्क्वायर प्लस B/2। और तुम्हारे यहाँ पे x1 कितना होगा, x1 तुम्हारा होगा a के बराबर इस पॉइंट के लिए, है ना। तो ये मुझे मिल जाएगा a क्यूब प्लस B/2। ऑलराइट। फिर E2 निकालो, तो होगा तुम्हारा a x2 स्क्वायर प्लस B/2। तो यहां पे तुम्हारा x2 कितना होगा, 2a। क्यों, ये डिस्टेंस तुम्हारा a है, ये डिस्टेंस भी a है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, 2 है ना। तो मुझे E2 मिल जाएगा 2a क्यूब प्लस B/2। अब ये सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, 5 होगा तुम्हारा E1 a स्क्वायर। a स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्क्वायर सरफेस है जिसकी एरिया कितनी होगी, a स्क्वायर। ये भी स्क्वायर सरफेस जिसकी एरिया a स्क्वायर। तो यहां पे मुझे 5 मिल जाएगा अगेन E2 a स्क्वायर। ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना मिलेगा मुझे, अच्छा एक चीज मैंने मिस्टेक कर दी बच्चों, आई एम सॉरी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी अंदर जा रही है, तो 5 जो है तुम्हारा नेगेटिव होगा। ठीक है, 5 विल बी माइनस E1 a स्क्वायर। ऑलराइट। चलो तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस E1 a स्क्वायर प्लस E2 a स्क्वायर। सो ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर E2 माइनस E1। अब करो सॉल्व, क्या आएगा, तो E2 माइनस E1 मुझे क्या देगा, B/2 कट जाएगा, 2a क्यूब माइनस a क्यूब मुझे क्या देगा, a क्यूब। तो बन जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर टाइम्स a क्यूब, तो बन जाएगा a पावर 5। ये मेरा फ्लक्स आ गया। अब लेकिन इनसाइड चार्ज कितना होगा, क्यों इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा होता है 5 नेट। तो ये एप्सिलॉन नॉट को सामने ले जाओ, तो मुझे ये कितना मिलेगा, a पावर 5 एप्सिलॉन नॉट। आ गया आंसर, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन तुमको इस तरह से सॉल्व करने हैं। ऑलराइट। अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे। सॉरी। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन बहुत आसान है, हम उसको सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जनरली अप्लाई करते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, राइट। तो शेल थ्योरम इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ। बेसिकली क्या है, तुमको एक शेल गिवन होगा जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल शेल। शेल मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है ना। इसके पूरे सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं गॉस लॉ इस पे लगाता हूं, मैं पूरे डेरिवेशन में नहीं जा रहा, तुम लोगों ने डेरिवेशन सारे सीखे हुए हैं, मैं बस समराइज कर रहा हूं। तो आउटसाइड द शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, मैं शेल को एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, तो मुझे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी के क्यू बाय, अरे सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। यहां से अगर मैं आर डिस्टेंस बाहर आ जाऊं यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है वही तुमको यहां पे भी लगाना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, खत्म। ठीक है, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। शेल के अंदर हर जगह तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। शेल के बाहर हो तो शेल को पॉइंट चार्ज मान लो, शेल के अंदर हो तो फील्ड जीरो कर दो, है ना। ठीक है, शाबाश। चलो, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो ग्राफ क्या बनेगा, अगर मेरा डिस्टेंस लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ द शेल। तो अगर मैं शेल के अंदर हूं तो फील्ड जीरो, है ना। और शेल के बाहर तुम्हारी फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर हो गया, तो तुम्हें कर्व्ड ग्राफ मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट, ये हो गया तुम्हारा शेल थ्योरम। ऑलराइट, अब आते हैं सॉलिड स्फीयर पे। तो यहां पे भी गॉस लॉ लगा के तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है, जो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा, सीधे फाइनल रिजल्ट पे आता हूं। तो अगर मैं स्फीयर के बाहर हूं तो स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज मान लो, है ना। व्हेन यू आर आउटसाइड द स्फीयर, थिंक ऑफ द स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन तुम्हें क्या मिलेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, राइट। लेकिन जब तुम स्फीयर के अंदर चले जाओ, अब क्या करें, तो उस केस में स्फीयर को ना एक अनियन के जैसा मान लो। अनियन में क्या होता है, बहुत सारी सर्कुलर लेयर्स होती हैं क्या, देखो, है ना। अनियन के अंदर बहुत सारी सर्कुलर लेयर्स होती हैं। तो हर एक सर्कुलर लेयर, स्फेरिकल लेयर एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगी। फिर मैं यहां पे शेल थ्योरम लगा सकता हूं। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं इनसाइड सॉलिड स्फीयर, है ना। तो हमारे अनियन को, प्याज को लेके आते हैं यहां पे। ये हमारा प्याज आ गया भाई। ठीक है, अब समझो जरा। तो सपोज करो इसका टोटल रेडियस है कैपिटल आर, है ना। मुझे सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट पे, पॉइंट पी मान लू मैं इसको, मुझे यहां पे फील्ड निकालनी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, सॉरी बच्चों, थोड़ा मेरा कभी कभी आईपैड में गड़बड़ हो जाती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे मुझे निकालनी है, कितनी होगी। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे समझो। तो मैं स्फीयर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। यहां पर एक सर्कल ले लो, ठीक है। एक सेकंड जरा, ठीक है, मैंने एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल को मैं फिल कर देता हूं। तो जो स्फीयर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक जो पी पॉइंट के बाहर है स्फेरिकल शेल है, और दूसरा जो पी पॉइंट के अंदर है एक सॉलिड स्फीयर है ना। तो अगेन इस सॉलिड स्फीयर को मैं पॉइंट चार्ज मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। और जो बाहर वाला शेल है, शेल थ्योरम लगाओ, क्या होगा, बाहर वाले शेल की वजह से उसके अंदर कोई फील्ड क्रिएट नहीं होती, है ना। मैं यहां पे नोट करता हूं, आउटर शेल डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड एट पी। ठीक है, ऑलराइट। अब आते हैं हम इनर स्फीयर पे।
तो इनर स्फीयर तुम्हारा क्या करेगा, दिस स्फीयर बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। क्लियर है ना? तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब पॉइंट ये आता है भाई यहाँ पे कि क्यू की वैल्यू क्या डालें, वो क्वेश्चन में थोड़ी गिवन होगी क्यू क्या होता है ना? क्वेश्चन में बस तुमको दे देंगे भाई पूरे स्फीयर का चार्ज कैपिटल क्यू है ना? इसका टोटल चार्ज में लिख लेता हूं यहाँ पे, टोटल चार्ज है तुम्हारा कैपिटल क्यू। और बताओ पी पॉइंट पे फील्ड कितनी है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्यू निकालना पड़ेगा, तो क्यू मेरा कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो स्फीयर का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये वाला रेडियस यूज करो, तो डेंसिटी आएगी तुम्हारी क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे कौन सा वॉल्यूम यूज करूं, मैं चार्ज स्मॉल क्यू निकाल रहा हूं, ये अंदर पीले रंग के स्फीयर का है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये मुझे इक्वल टू मिल जाएगा क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब। ऑलराइट, तो अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो हो जाएगी तुम्हारी के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, ई तुम्हारा हो गया प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। स्फीयर के अंदर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो हमारा फिर ग्राफ कैसा आएगा, यहां पे तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर। यहां पे तुम्हारा ग्राफ अगेन कर्व आएगा जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना? दैट्स इट। तो ये था तुम्हारा हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, उनकी फील्ड कैसे निकलती है। ठीक है, पोटेंशियल भी तुम सेम कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हो, बट पोटेंशियल में थोड़ा सा ट्रिक है, उसमें भी फिलहाल हम नहीं जा सकते, है ना? इंटीग्रेशन करके बस निकालना है, इतना समझ लो। ठीक, चलो अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस गिवन है स्मॉल बी। ठीक है, स्फीयर में एक कैविटी है, कैविटी मतलब एक छिद्र, छेद है, होल है, वहां से हमने मतलब जैसे सपोज हुआ आइसक्रीम स्कूप है तो अंदर से छोटा सा आइसक्रीम का टुकड़ा गायब है ना? तो इस कैविटी के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी? स्फीयर के सेंटर और कैविटी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर, कैविटी का खुद का रेडियस स्मॉल ए, इतना डेटा गिवन है, सॉल्व करना है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको गिवन है रो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो हमने सीखा वो भी लगा सकते हैं। तो बात ऐसी है, तुम लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ है, इसका एक फॉर्मूला निकलता है, पर वो फॉर्मूला याद कैसे रखें, है ना? इतने सारे फॉर्मूला याद रखना बहुत दिक्कत की बात है, तो यहां पे मैं तुमको बताऊंगा एक ट्रिक, ओके, जिससे फॉर्मूला याद रह सके। इसका एक्चुअल डेरिवेशन तो काफी लंबा है, पर मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है फटाफट डिराइव हो जाता है। तो फॉर्मूला, वो ट्रिक क्या है समझो जरा। तो सिंपल 2 स्टेप की ट्रिक है। क्या करें, तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, assume there is no cavity, okay, and find electric field at center of cavity। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। व्हाट डज दिस मीन, यहां पे समझो कि कुछ कैविटी थी नहीं, ये पूरा स्फीयर तुम्हारा सॉलिड है ना? तो मैं पहले एक सॉलिड स्फीयर बना के तुमको दिखा दूं कि करना क्या है। तो यहाँ पे मैं एक सॉलिड स्फीयर बना देता हूं, ठीक है, इसमें रंग भर देते हैं थोड़ा। तो मैंने कैविटी को गायब कर दिया, मेरा स्टेप 1 है, करेक्ट, स्टेप 1। अब थोड़ा ये ओरिजिनल स्फीयर के जैसे यहाँ पे मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर ले, तो ये मुझे रेडियस दिया हुआ है बी, यहाँ पे मार्क करता हूं बी। फिर मेरा जो पॉइंट है, तो मैं पॉइंट ड्रॉ करता हूं यहाँ पे कैपिटल आर डिस्टेंस पे, करेक्ट।
तो कैविटी के सेंटर में मुझे फील्ड निकालनी है, अज्यूमिंग देयर इज नो कैविटी। तो मुझे बेसिकली ये पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए यहां पे फील्ड निकालनी है, कितनी होगी। तो ये फील्ड तुम्हारी निकालनी है, कितनी बनेगी, तो कितनी है ये फील्ड तुम्हारी, के क्यू आर बाय आर क्यूब। ये हमने फॉर्मूला सीखा था, लेकिन हमारे डायग्राम के हिसाब से स्फीयर का रेडियस कितना है, बी, तो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा बी क्यूब, और ये डिस्टेंस तुम्हें कैपिटल आर दिया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कैपिटल आर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई उस पॉइंट पे। अब तुम्हारा स्टेप 2, फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म, ये बस याद रख लो यूनिफॉर्म होती है, एंड इक्वल टू ई। ई हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं यहां पे देखूं तो कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, यूनिफॉर्म होगी, और वो ई कितना होगा, के क्यू आर बाय बी क्यूब। सिंपल, समझ में आया। बस ये ट्रिक लगाओ, कैविटी वाले क्वेश्चन तुम्हारे फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये ट्रिक यूज करके तुम फटाफट ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारा, एक इनफाइनाइट वायर अगर तुमको गिवन हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको फॉर्मूला याद रखना है, 2k लैम्डा बाय आर। गॉसियन सरफेस से डिराइव होता है, मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं, 2k लैम्डा बाय आर। लैम्डा क्या है यहाँ पे, ये तुम्हारी जो वायर है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो वायर है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है। ठीक है, 2k लैम्डा बाय आर, याद रखो इस फॉर्मूला को। ठीक, चलो, तो ये टॉपिक में तुम्हारा आज के लिए इतना ही है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और जैसा मैंने बोला हर लेक्चर के बाद रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तो जो भी पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बच्चों, ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, इस ग्रुप में तो अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, हम लोग वन बाय वन रिप्लाई करेंगे, है ना। तुम बच्चे भी आपस में डिस्कस कर सकते हो, एक बच्चा दूसरे को हेल्प करो, जब तक एक दूसरे को हेल्प नहीं करोगे बढ़ोगे कैसे आगे, राइट। तो ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर लो, या अगर क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा तो ऊपर मैंने लिंक मेंशन किया हुआ, लिंक टाइप करके गूगल क्रोम में इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आई होप सबको मजा आया अभी इस लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देन, टिल देन बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ठीक है, चलो।